आप लखनऊ में ही हैं? अच्छा, लाइक ओके। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महायुति के सीटों की घोषणा क्या हुई, बीजेपी में शायद परेशानियां ज्यादा पैदा हो गई। महाराष्ट्र में सारी गोदी मीडिया अंदाजा लगा रही थी, बुलेटिन कर रही थी कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में खींचतान है, आपस में मनमुटाव है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में बड़ा आराम से सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन महायुति, वहां तो रायता ज्यादा फैलने लगा। अजीत पवार की तरफ से मावल सीट पर सुनील शेलके को उतारा गया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाला भेगड़े ने पार्टी को अलविदा कह दिया। कई और जगह ऐसी हैं जहां पर लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी यानी महायुति गठबंधन के बीच में एक बड़ी दरार पड़ने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति भी नए नए आयाम स्थापित कर रही है। वहां भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां बताई जा रही है कि मोदी जी अपना माथा पीट लेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमारे भगवान है छत्रपति शिवाजी, कम से कम आप भ्रष्टाचार करना था तो उनकी प्रतिमा को बनाते समय तो नहीं करना चाहिए था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्या गिरी, भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया। लोगों ने कहा कि चाहे उज्जैन का महाकाल की मूर्तियां हो, एक बांदी बारिश आई और मूर्तियां धराशायी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां बने नहीं कि टूटना शुरू। और दिल्ली में तो गडकरी जी के विभाग की, वो आपको द्वारका वाली सड़क याद होगी, सोने की सड़क कहा जाता था उसको। जो सड़क 10 करोड़ में बन जाती थी 200-250 करोड़ में। अब मोदी जी कह नहीं सकते कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सबको जेल के पीछे भेज दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। लोगों ने कहा कि वाकई में कोई करप्शन करने वाला बचेगा नहीं। लेकिन जब देखा लोगों ने कि मोदी जी ने कहा और अगले ही दिन 24 घंटे बाद ही 70,000 करोड़ का जिसपे आरोप था भ्रष्टाचार का, वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन गया। इन सबके बीच महाराष्ट्र बनाम गुजरात का मुद्दा महाराष्ट्र में गर्माता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया गुजरात के दो भाई, गुजरात के दो दोस्त अंबानी एंड अडानी ने तो बैंड बजा दी महाराष्ट्र की। सारे उद्योग उठा के गुजरात ले गए, महाराष्ट्र के लोगों को कुछ छोड़ा ही नहीं। अब करेंगे क्या? क्या पूरा महाराष्ट्र अंबानी और अडानी चलाएंगे? गुजरात के भाई बंधु चलाएंगे? महाराष्ट्र के लोगों को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठल्लू। और ये बात महाराष्ट्र के मराठी मानुस को बहुत तकलीफ दे रही है, उनको दर्द दे रही है कि भ्रष्टाचार की इस गंगा में मोदी जी ने तो सबको बराबर कर दिया। और मजे की बात यह है कि हमारे स्थानीय संपादक है मनीष कुमार सिंह, वो अभी जोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी लहर जहां चलती होगी वहां चलती होगी, यहां तो उल्टा हो रहा है। यहाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कम से कम रैली हो मोदी और शाह की, क्योंकि रैली होंगी तो लोगों को गुस्सा आएगा, लोगों की भावनाएं भड़केंगी। बड़ा अजब गजब निराला खेल है महाराष्ट्र की राजनीति का। और लोग कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा, चुनाव में बहुत दिन बचे नहीं हैं, यही हाल रहा, यही गतिविधियां रही, यही रणनीतियां रही, तो फिर इस बार तो महाराष्ट्र हाथ से निकल सकता है। सीन क्या है बातचीत करने के लिए मैं चलता हूं, आपको सीधा महाराष्ट्र लेके चलता हूं। हमारे स्थानीय संपादक मनीष कुमार सिंह आजकल हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, मुंबई की एक एक विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक कुमार मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत नौजवान, बहुत बढ़िया दौर की इन्होंने पत्रकारिता की है। प्रशांत कुमार जो रणनीतिकार हैं, अब तो नेता भी हो गए हैं, उनके संग काम किया है। प्रशांत जी हैं मेरे साथ शामिल हैं, नेता है यूबीटी के। प्रशांत जी, आपके पीछे बहुत लाइट पड़ रही है, अगर संभव हो सके तो पीछे की लाइट थोड़ी बंद कर दीजिएगा, आपका चेहरा थोड़ा धुंधला आ रहा है। पीछे या तो आप पर्दा खींच दीजिएगा या फिर लाइट बंद कर दीजिएगा। मैं टीम से कहूंगा कि उनसे बातचीत करें, उनकी लाइट ठीक कराएं। शुरुआत मनीष जी आपसे। गजब सब सूचनाएं आ रही हैं, एक को मनाऊं दूजा रूठ जाता है, गाना सुना था मैंने, लेकिन ये गाना महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। किस किस को मनाएंगे मोदी जी, किस किस को मनाएंगे अमित शाह? एक को मनाते हैं दूजा रूठ जाता है। क्या हालात है मनीष जी? बिल्कुल, बिल्कुल संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, ये वैसे ही हालत हो गई है 2022 के बाद कि दो नाव पे जब सवार होता है आदमी तो जो मुश्किलें पेश आती हैं वही दिखाई दे रहा है इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में।
और लगातार कोशिश ये है कि किसको मनाए, एक को मनाए तो दो, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में संजय जी आपने जिक्र भी किया मावल सीट पर जो आज हुआ है कि एक को टिकट दी है और महायुति के 2 नेता चटक गए और दोनों सिर्फ हटे ही नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम हराने के लिए काम करेंगे। आपने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसको हराने के लिए। अब विधानसभा संजय जी देखिए, विधानसभा की जो एरिया है वो होता ही कितना है, 15-22 से 25 हजार के वोट्स के फर्क से भी लोग जीत जाते हैं और हार जाते हैं। उसमें भी 2 नेता अगर ये कहते हैं कि हम हराने के लिए काम करेंगे, तो सोचिए उनके अपने समर्थक है, उनके अपने कार्यकर्ता है। एक तो अपोजिशन में जो नेता खड़ा है वो तो जीतने के लिए लड़ ही रहा है, लेकिन जो साथ में थे वो भी ये कह रहे हैं कि हम हराने के लिए लड़ेंगे। जो हमको हटा करके उनको टिकट दिया तो उनको जीतने नहीं देंगे। तो ये अपने आप में एनडीए के नेताओं के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि अपने ही दल के नेता खुद सामने खड़े हो जा रहे हैं इन बातों को लेकर के। और संजय जी सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, वो लगातार उनकी बैठक चल रही है बीजेपी के नेताओं के साथ, लेकिन समाधान कोई भी निकल के नहीं सामने आ पा रहा। वहीं महाराष्ट्र में जो भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो तमाम सीनियर नेता हैं, उनकी भी नजर टिकी हुई है एकनाथ शिंदे की कि क्या वो फैसला लेकर के आते हैं, क्या वहां से डिसीजन लेकर के आते हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी ये बात पता है कि अगर बीजेपी 107 सीट पे लड़ी, और क्योंकि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ ज्यादा सीटें अगर वो जीत गई, अगर महायुति सरकार बना लेती है, मैं अगर कह रहा हूं संजय जी की अगर महायुति बना लेती है, तो उनको ये पता है कि ये 70-75 सीट लेकर के मैं दोबारा सीएम तो नहीं बनने वाला। तो ये भी एक बड़ी सिचुएशन उनके सामने खड़ी है, क्योंकि उनके मन में इच्छा है कि जो 2 साल का कार्यकाल मैंने किया है ये 5 साल का बने, मैं भी 5 साल का सीएम बनूं। और इसीलिए वो जो संबोधन करते हैं तो कहते हैं कि 2 सालों में मैंने बहुत काम किया है, जनता को बहुत कुछ हमने जितना पॉसिबल था इन 2 सालों में वो करके दिया, 5 साल का मौका देंगे तो हम और बेटर करेंगे। तो ये इच्छा उन्होंने दिखाई है कि उनको 5 साल का भी एक कार्यकाल चाहिए। तो ये तो तमाम रणनीति है, इसके तहत जो है एकनाथ शिंदे चल रहे हैं कि कुछ ज्यादा सीटें बढ़ जाए और उसी को लेकर तनातनी है और अपने नेताओं की नाराजगी भी वो चाहते नहीं क्योंकि नाराज हो। एक और बात मैं संजय जी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कहते हैं कि चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है, वो उनके पक्ष में गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पत्ते हैं जो शरद पवार ने खोले नहीं है। आप देखिए लगातार जब सीएम फेस को लेकर उनसे बात होती है, वो कहते हैं चुनाव के बाद बात करेंगे। उसके बाद उनसे अब जो अभी उन्होंने जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत हुई, उसमें अपनी लिस्ट जो जाहिर की है, उसमें भी जो है कई जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। जो सीएम पद को लेकर के उस पर सस्पेंस उन्होंने बनाया हुआ है शरद पवार ने, तो उसको लेकर के जो एमवीए गठबंधन है उनको तो ये लग रहा है कि चलिए हमारे बारे में बातचीत होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन महायुति की टेंशन इसीलिए है क्योंकि शरद पवार ने पत्ते नहीं खोले अपने सीट शेयरिंग को लेके। देखिए संजय जी 85 का जो है वो तीनों गठबंधन के बीच में बातचीत हुई है, यानी टोटल 255 हुआ सीट 33 सीट पे, उसमें भी ये माना जा रहा है कि 10-12 सीट वो कुछ जो उनके साथी छोटे दल हैं उनको वो देंगे। लेकिन महायुति की बात करें तो 99 सीट बीजेपी ने जारी की है, 45 एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना उन्होंने ज्वाइन लिस्ट दी है और 38 अजीत पवार ने। तो टोटल 6 सीट 106 सीट संजय जी बची हुई है जिस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो महायुति में ही फंसा हुआ है। भले ये कितने भी दावे कर लें कि हम जो है पहले लिस्ट दे दी थी, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक बात है कि बहुत आसान नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। अभिषेक कुमार मिश्रा जी, आप तो रणनीतिकार भी रहे हैं, आपने तो चुनाव बहुत पास में देखे हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति में उठापटक शुरू हो गई, ये जो इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, मोदी जी शाह जी संभाल नहीं पा रहे हैं, शिंदे परेशान हैं, लग क्या रहा है अभिषेक भाई कि महाराष्ट्र में क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? माइक अनम्यूट करके बताइए अभिषेक जी। जी, महाराष्ट्र में लड़ाई इतनी आसान तो खैर पहले से भी नहीं थी और पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उससे जो पेच है वो और फंसा है। वैसे ये टिकट बंटवारे के बाद जो गहमा गहमी मचती है या कई सारे नेता तैयार नहीं होते हैं या अंदरूनी कलह जो सामने आता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हरियाणा में भी हुआ, ये जम्मू कश्मीर में भी पार्टी ऑफिस के सामने ये बवाल हुआ। तो ये कोई, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है कि कुछ बड़े नेता जो बवाल कर रहे हैं और उनकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा है, तो वो डैमेज करने के लिए बहुत ज्यादा वो डैमेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और जैसा कि मनीष भाई बता रहे थे कि
विधानसभा का जो सीट शेयरिंग होता है और जो वोटर्स की संख्या होती है वो काफी कम होती है और 10 से 15,000 20,000 में ये बदल जाते हैं फैसले। तो इसका घाटा बहुत ज्यादा होने वाला है। 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन उसके बाद से चीजें बहुत बदली। 105 सीटें जीती थी बीजेपी ने और अभी जो है उस हिसाब का वो माहौल नहीं है। और एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति के पक्ष में, जैसे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, इनका जो हरियाणा वाला इफेक्ट जो है, जो जीतती हुई एक हारा हुआ स्टेट इन्होंने जीता, जैसे भी जीता हो, रिजल्ट पॉजिटिव आया इनके लिए। वरना महाराष्ट्र में इनकी हालत और खराब रहती और दिक्कत होती इन्हें जितनी है उतने को बचाने में भी। और जो दावे हैं वहां के नेताओं के अपने टिकट के मामले में, वो और मजबूती से अपना पक्ष रखते। या अभी भी ये काफी कंट्रोल्ड है मामला, जैसा कि सिचुएशन बहुत बवाल चल रहा है, फिर भी आप बीजेपी एक पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो फिर भी इनके लिए काफी कंट्रोल है, क्योंकि हरियाणा वाले में इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। लेकिन वहां पे है कि लड़ाई, चूंकि बहुत ज्यादा कैडर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है या शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र में वो हैं, और इधर कांग्रेस है ही, तो इनका जो विपक्ष है वो केवल एक पार्टी का नहीं होके वो एक सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत है और उनका कैडर बहुत मजबूत है उद्धव ठाकरे के। और एक जो एक सेंटिमेंट होता है पब्लिक का, क्योंकि एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी को आपने, अब लोग देख तो रहे हैं कि आपने एनसीपी को तोड़ा, आपने शिवसेना को तोड़ा, और आप इस जोड़ तोड़ करके ही आपने पिछले 2 साल से एकनाथ शिंदे को जो आपने दिया हो वो देकर आपने अपनी सरकार को बचाए रखा है। अब है कि इस कमजोरी का फायदा बीजेपी के भी नेता उठाएंगे, जैसे कि बवाल चल ही रहा है। जैसे ही सीटों की घोषणा हुई, इनके फडणवीस साहब के आवास सागर के सामने पूरा बवाल मचा, पार्टी के लोग पहुंचने लगे और सब हर एक पार्टी का नेता अलग अलग एक मीटिंग टाइम मांग रहा है देवेंद्र फडणवीस से कि मुझे अलग से मिलना है। अब वो कितने लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं, कितने लोगों को वो टिकट दे पाते हैं, कैसे मना पाते हैं, और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा और उतना समय शायद इनके पास नहीं है। अगर ये ज्यादा टाइम लेंगे, जितना ही ज्यादा टाइम लेंगे उतनी ही इनकी सीटें नहीं माने। तो छोटी छोटी सीटों पर भी जो इनकी काफी मजबूत सीटें हैं महाराष्ट्र में अलग अलग एरिया में, जैसे मुंबई में काफी मजबूत है, ये मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में काफी मजबूत है, वहां भी इनको अगर इनके ये नहीं माने, जो भी इनके विरोध में और टिकट को लेकर जो बवाल चल रहा है, तो बहुत एक घाटा इनको बीजेपी को होने जा रहा है और इसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि जो आप शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये लोग बैठे तो रहेंगे नहीं, और इनका कुनबा इतना बड़ा हो गया है, वो एकनाथ शिंदे हो या फडणवीस साहब हो या जो भी हो, तो सबको संतुष्ट तो कर नहीं पाएंगे। अब सबको वादा दे के ये रोक भी नहीं पाएंगे, तो इनके लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा होने जा रहा है, अगर इसको जल्दी से समेटा नहीं गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अगर नहीं समटा तो मामला बिगड़ जाएगा। प्रशांत भाई, आप तो बहुत इस समय मेहनत कर रहे होंगे, राजनीति के बिल्कुल जाल में उलझे होंगे। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए क्या सीन है, कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर है। कमजोरी भी जरूर बताइएगा प्रशांत भाई। माइक अनम्यूट करिए, बताइए क्या स्थिति है महाराष्ट्र की। प्रशांत भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका, माइक अनम्यूट करिए, माइक का बटन दबाइए। जी जी हो गया, बताइए प्रशांत भाई। आवाज आ रहा है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है प्रशांत भाई। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। और हमारी मणि जी कहाँ गए, उनके भी नमस्कार करता हूँ। पहली बात तो मैं आपके सामने शायद दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में जो चल रहा है, मैं आपको पहला भी लोकसभा में बताया था, यहाँ जो महाराष्ट्र में जो फैक्टर चला वो मराठा फैक्टर चला। तो आरक्षण में सबसे स्ट्रांग चीज चल रही थी महाराष्ट्र में कि मराठा फैक्टर, और अभी भी विधानसभा में बहुत सारा बीजेपी को जो लॉस होने वाला है वो मराठा फैक्टर से लॉस होने वाला है। जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट है वहां वहां मराठे के कैंडिडेट खड़े रहने की संभावना अभी 99% हो गई है। जहां जहां हम स्ट्रांग है, मराठा फैक्टर की बात कर रहा हूँ, वहां कैंडिडेट जीतने के लिए खड़े रहेंगे। जहां अपन कमजोर कड़ी लग रही है वहां बीजेपी को गिराने के लिए। लेकिन यहाँ जो युद्ध चल रहा है ये बीजेपी और मराठा फैक्टर में चल रहा है। इसको भारी नुकसान एकनाथ शिंदे जी की तो होएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने जब मराठा को बड़ा मोर्चे तरह के जरांगे पाटिल ने
अपना ताकत दिखाई दे, तभी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पैरों पे अपना सर रख के कसम खाई थी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाता हूँ कि आपको यही जो मेरा जो कार्यकाल है उसी कार्यकाल में आपको आरक्षण दूंगा, लेकिन वो झूठे साबित हुए तो उनको अधिकार नहीं। और लेकिन ये इलेक्शन में मराठा फैक्टर उनको बैकफुट पे लेके जाएगी। प्रशांत भाई, ये मुझसे कहा गया, मुझे बताया गया बीजेपी की तरफ से कि जितना मराठा की फैक्टर नाराज है, जो हरियाणा में हुआ कि जाट नाराज है तो गैर जाट एकजुट हो गए, तो बीजेपी के नेता इस लाइन पे काम कर रहे हैं, अगर मराठा नाराज है तो गैर मराठा वोट एक तरफ कर ले और हम जीत जाए चुनाव। क्या लगता है प्रशांत भाई? नहीं सर, कैसा है, मैं हरियाणा का बात अगर मैं जरा पीछे रखता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक जितना भी जो ये माहौल हुआ ये लोकसभा में बैकफुट पे जाने का बीजेपी का जो रीजन है वही मराठा फैक्टर है। आज भी वही कह रहा हूँ। आज आपको देखा जाएगा तो अजित पवार को बीजेपी ने लिया, तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ के लिया, लेकिन आज के तारीख में आप जहां भी देखा जाएगा ये दोनों भी बीजेपी 105 110 पे जा रही है, लेकिन इनको 45-50 में रख के जा रही है। लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि इनकी सीट जो 40-45 दे रहे हैं उनमें भी 20 आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन मैं इनका यही रीजन बता रहा हूँ कि जो उन्होंने वादे किए, उन्होंने जो भी कस्में खाई वो पूरा महाराष्ट्र में फेल हो चुकी है। और इसका रीजन मैं लोकसभा में जितना हुआ वैसा ही सेम टू सेम ये विधानसभा में मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये फैक्टर बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ 99% इनको धोखे की घंटा है। अच्छा प्रशांत भाई, अगर उद्धव ठाकरे का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया जाता, ये कह दिया जाता कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो उद्धव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तब ज्यादा फायदा होता है या अब ज्यादा फायदा है? मैं उद्धव गढ़ से हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन महाराष्ट्र का जनते का एक कैलकुलेशन जा रहा है। हर चैनल पे अपन देखते हैं कि बाबा कौन सा सीएम कौन से रैंक पे है। तो आज के तारीख में महाराष्ट्र में उद्धव साहब का चेहरा लेकर अगर ये अपना महाविकास आघाड़ी हो, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँ, मैं छोटा सा एक पदाधिकारी हूँ, ये जो भी निर्णय होता है मातोश्री पे होता है, मेरा उतना हक नहीं। लेकिन आज के दौरे पे मैं जनते से हमारा भी सर्वे होता है, वो सर्वे में भी अगर उद्धव साहब का चेहरा अगर मुख्यमंत्री पद पे आता है तो नक्की 99% बेनिफिट होगा और महाविकास आघाड़ी सत्ते में बैठेगी। प्रशांत भाई, बीच में गोदी मीडिया ने कई खबरें चलाई कि बीजेपी के संपर्क में हैं उद्धव ठाकरे। कुछ जगह तो ये बात भी हुई कि संजय राउत की और अमित शाह की मीटिंग हो गई। इन खबरों में क्या कितनी सच्चाई थी? क्या है सर, अभी जब से बीजेपी सत्ते में आई है और जब से महाराष्ट्र का संभाल ये देवेंद्र फडणवीस को दिया है, तब से खाली यस और नो हो सकता है या ना हो सकता है, इसमें खाली मीडिया काम कर रही है। और जहाँ जहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर दिखता है वहाँ ऐसा ही कहा जाता है कि नहीं आजकल ये संजय राउत संपर्क में है, उद्धव साहब संपर्क में है। लेकिन इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ उसमें कुछ खासियत है या सच्चाई है। जो है वो फैक्टर सामने है, लेकिन बीजेपी का जो चेहरा है यही दिखाता है कि हमारे संपर्क में है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये आए तो ये होने वाला है। लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने वाली है। अगर महाविकास आघाड़ी के सब तीनों नेता ने अगर एक जगह पे आके डिसीजन ले लिया तो मेरे ख्याल से लेना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करूंगा कि अगर महाराष्ट्र का चेहरा सीएम पद का अगर उद्धव साहब डिक्लेयर करते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई खींचातानी का सरकार बनेगा, वन साइड सरकार बनेगी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ और रिजल्ट के बाद फिर से अपन मिलेंगे, तभी यही मुद्दा लेके मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो गजब का है। सत्यप्रकाश जी, जो प्रशांत भाई का कॉन्फिडेंस है, आप क्या सहमत हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार इतनी आसानी से बन जाएगी? आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपका क्या कमेंट है पूरी राजनीति पर? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सत्यप्रकाश भैया। माइक 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 सर, माइक। ओके। यस यस यस, जी जी। अनम्यूट नहीं हुआ सत्यप्रकाश जी, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करके बताइए। यस देखिए यस सर, प्लीज। आ रही है बस सर। आ रही मैं है। पहले तो सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हुआ हूँ और मैं खुद ही चीफ एडिटर इंडिया इन बॉन्ड से बिलोंग करता हूँ। मीरा रोड 145 विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूँ, 145 विधानसभा उम्मीदवार। और हमारे भाई मनीष जी लाइन पे हैं, संजय जी, अभिषेक जी, प्रशांत सावंत जी,
मैं अभी सबको हाथ जोड़ के फिर से नमस्कार करता हूं और मैं कुछ दिल की बातें बोलना चाहता हूं सर। देखिए, सरकार पिछले कई सालों से देश में पिछले अटल जी के टाइम पर तमाम चीजें हुई। यहाँ बात आती है मुद्दे की कि विकास किसी ने नहीं किया। कोई भी मुख्यमंत्री आता है, चाहे वो उद्धव साहब हो, चाहे वो शिंदे साहब हो, या वो कोई भी सरकार में आता है महाराष्ट्र राज्य में, इसमें कोई भी परिवर्तन, टैक्स का इतना रुपया, रोडों की बात मैं नहीं करूंगा, मैं महंगाई की बात करूंगा, मैं परिवारों की बात करूंगा और उस शख्स की बात करूंगा जिसने एक बटन दबाकर अपने विधानसभा को, उस शख्स को, उम्मीदवार को जो बनाया है, जिसके लिए कुछ काम नहीं होता उस परिवार का। उसके बाद वो चक्कर लगाता रहता है, धक्के खाता रहता है, दुनिया भर की तकलीफें होती हैं, घर में रो रहे हैं लोग, राशनों से परेशान है, लाइट की महंगाई है, सोलर पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कितनी भी चीजें चल रही हैं शहर में, लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। मैं बात एमएलए, एमपी, सीएम सभी को कहना चाहता हूं जो प्रतिनिधि चुन के आता है इस भारत के अंदर और इस महाराष्ट्र के अंदर। अगर मैं उद्धव ठाकरे साहब को भी बोलूं कि लॉकडाउन से पहले 2 साधुओं को दौड़ा के मारा गया था, उन्होंने वादा किया था कि मैं उसका न्याय करूंगा, लेकिन वो न्याय नहीं हुआ सर। और उसमें से एक साधु मेरे ही थे, कांदीवली के, महिंद्रा के पास के, और दिन दहाड़े उनकी हत्या दी गई। जितने भी पत्रकार भाई हैं, उनके परिवार में तमाम दिक्कतें हुई, मर्डर हुआ, उसका इंसाफ नहीं हुआ। मैं मुद्दे पे आता हूँ। महंगाई देखिए, नकली चीजें देखिए। इस महाराष्ट्र में भारत का टैक्स एक तरफ, महाराष्ट्र का टैक्स इस तरफ, कोई नहीं बोलता सर, कोई भी नहीं बोलता मनीष जी। कोई भी मुद्दे की बात नहीं होती इस देश में, इस स्टेट में और इस मीरा भाईंदर में। जितने भी कॉन्स्टिट्यूट विधायक खड़े हुए हैं, उनसे पूछिए, क्या वो रैली के टाइम जो नौटंकी करते हैं, जीतते हैं, उसके बाद वो घर घर जाके विश्वास जीतते हैं कि आपने मुझे चुन के लेकर आया हूं, मैं उनके लिए हूं? किसी एक भी शख्स ने पूछा कि माँ बहन कितने तकलीफ में, बुजुर्ग मर रहा है, पैसे नहीं है, भाड़े के नहीं है, लाइट काटने के लिए रिकवरी डिपार्टमेंट आ रहा है, सोलर का प्रोविजन कर सकते हैं, टैक्स आ सकता है, किसी ने किसी चीज पे नहीं बोला। कोई भी एमएलए सिटिंग विधानसभा पे उस मुद्दे को नहीं करता। लोग, सर माफ करिए, लोग टिकट की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, सीएम और पीएम की बात करते हैं। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, लाइव टेलीकास्ट। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, किसी ने भी विकास किया, सबने अपना विकास किया, सबके सब सारे नेताओं ने देश का विकास किया, लेकिन पब्लिक का कोई विकास नहीं है आज भी। और आप चेक कर लीजिए, मैं तो नहीं बोलूंगा, इस बार पब्लिक जवाब देगी कि विकास किसका हुआ है। विकास लोगों का किसी का नहीं हुआ है सर। जो कॉन्स्टिट्यूट में खड़ा होता है, जिनको सपोर्ट करता है, फंड देता है, सिर्फ विकास उसका होता है। मैं सत्य प्रकाश चौरसिया फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे आया हूं सर। अभी मैं आज तक एनडीटीवी पे भी आने वाला हूं इलेक्शन पे। मैं पूछूंगा एक एक लोगों से, विकास किसका हुआ है सर? बिल्कुल ठीक विकास बात किसका है। हुआ है? विकास किसी का हुआ हम है? लोग बात करेंगे, प्रकाश जी आते दोबारा बात करेंगे। मनीष जी, विकास की बात पे कितना % वोट करेगा महाराष्ट्र इस बार? विकास के कितने बड़े मुद्दे बनेंगे इस बार? महाराष्ट्र में डेवलपमेंट की बात कितनी की जाएगी, जो प्रकाश जी कह रहे हैं? कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में विकास रहेगा इस बार? संजय जी, इस बार डेवलपमेंट का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी संजय जी इसकी एक हल्की सा, वो कहते हैं, एक टीजर देखा था कि जब तमाम रैलियां हो रही थी, उस समय भी एनडीए गठबंधन की तरफ से बार बार विकास की बात उठाई जा रही थी। और अभी हमने देखा कि लगातार आदित्य ठाकरे भी जब इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है कि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में, ये अलग अलग जगह पर जो इन्वेस्टमेंट आते थे पहले, उस इन्वेस्टमेंट में बहुत भारी गिरावट आई है। पहले ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो फिर किसी, या उसको डाइवर्ट कर दिया गया किसी और स्टेट की तरफ, या कुछ और कारण हो सकते हैं। लेकिन इस बात को बार बार अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से, कि इन्वेस्टमेंट जो है उस लेवल पे नहीं हो रहा, जिससे महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। उसी तरीके से संजय जी देखिए, आपकी डेवलपमेंट की बात जो है वो उद्धव ठाकरे भी अपने रैलियों में करते आए हैं, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया। एक रैली में नहीं, बल्कि जितनी भी उनकी रैलियां हुई, वहां उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि महाराष्ट्र में लगने वाले उद्योग धंधों को शिफ्ट कर दिया गया, और इस बात को बार बार वो जनता तक पहुंचाते रहे, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। एक तरफ जहां जानकार ये बोलते रहे कि सिंपैथी लहर थी, लेकिन सिंपैथी लहर के बाद भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको जनता तक पहुंचाने का काम उद्धव ठाकरे ने अपने रैलियों में किया, और उसी का असर देखने को मिला कि एनडीए गठबंधन जो है वो 30 सीटों पर जो है वो आगे निकल गया। और जहां एक तरफ बीजेपी अपने गठबंधन बना करके 40 क्रॉस किया करती थी, वो मात्र 17 सीटों तक सिमट के रह गई। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का मुद्दा इस बार हावी होने वाला है। और संजय जी, डेवलपमेंट के साथ साथ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हमने देखा था कि जैसे हम संजय जी कल बात भी कर रहे थे कि जो केदार दिघे हैं जो खड़े हुए हैं इस बार एकनाथ शिंदे के सामने, उनका इंटरव्यू संजय जी हमने 4 PM पे ही किया था।
अभी तो कई सारे चैनल जब पहुंच रहे होंगे, लेकिन इनका इंटरव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जब जूता मारो आंदोलन किया गया था सिंधुदुर्ग में, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब स्टैचू गिरा था, तब ये केदार दिघे वहां पहुंचे थे। जब उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने भी उसी समय इंडिकेशन दे दिया था कि किन मुद्दों को लेकर के वो आगे बात करने वाले हैं। उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही थी, लाडली बहन योजना के द्वारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे बोझ बढ़ रहा है पैसों का, उसके बारे में बात किया था। साथ ही साथ जो मुंबई की जो लोकल जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात की थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से लग गया था कि इन मुद्दों को लेकर के जो महागठबंधन के नेता हैं, बड़े नेता, वो आगे बढ़ने वाले हैं, और वही चीज अभी भी दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों को लेकर के संजय जी ये क्लियर है, डेवलपमेंट का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पार्टी तोड़ी गई उसका मुद्दा, चुनाव चिन्ह का मुद्दा, ये सब मुद्दे इस बार वापस से रिपीट होने वाले हैं। तो ठीक है, बात है कि ये मुद्दे बहुत इस बार फिर रिपीट होने वाले हैं। अभिषेक जी अपना कैमरा ठीक कर लीजिएगा। प्रशांत जी, आपको लग रहा है ये सब मुद्दे जिस तरह से शिवसेना तोड़ी गई, जनता के बीच में ठाकरे परिवार को लेकर क्या सिंपैथी है? उनको लगता है कि बाला साहब की जो विरासत थी उसको कौन संभाल पा रहा है बढ़िया, बहुत बेहतर, उद्धव या शिंदे? और लोगों के में क्या इस बात की नाराजगी है कि शिवसेना को इस तरह नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, या उनको लगता है कि ठीक हो गया, जो टूट गया वो ठीक हो गया? प्रशांत जी क्या है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, जनता के बीच में क्या इम्पैक्ट है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में महाराष्ट्र में के बाहर के लोग भी, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, यहाँ से बच्चा बच्चा जानता है कि शिवसेना किसकी थी, शिवसेना का उगम मतलब जन्मस्थान कहाँ से हुआ, किसने जन्म दिया। वो तो बाला साहब की देन है कि यहाँ से शिवसेना महाराष्ट्र में आई, और महाराष्ट्र में जब जो सही चल रहा था, जो गलत चल रहा था, ये हिंदू मुस्लिम का भी बीच में, लेकिन मैं अभी हमारे ये अभी 145 के उम्मीदवार मेरे सामने हैं, उनको लगेगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में जब भी हुआ था तभी सचमुच बाला साहब का यहाँ होना मुंबई में जरूर था, और उन्होंने आदेश दिया था, तभी महाराष्ट्र में जब भी जितना भी कुछ उलट पलट हुआ, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ, बाला साहब ने किया वो सही किया। लेकिन आज के तारीख में बीजेपी के मन में एक ही था कि जो भी यहाँ होता है वो मातोश्री में होता है, और मातोश्री शब्द उनको दिल में दिमाग में बढ़ गया था, इसलिए पूरा शिवसेना तोड़ने का उनका जो सपना था कितने बार टूटा है। नारायण राणे था तभी भी तोड़ने का ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने, अभी छगन भुजबल थे तभी भी, छगन भुजबल गए थे तभी भी ट्राई किया, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे गए, भले उन्हें 40 आमदार लेके गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, और आगे पढ़ने वाले। लेकिन लोगों को मालूम है कि शिवसेना किसकी है, लेकिन सिंपत्ति ये लोगों के ऊपर बढ़ गई है। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी जो मतलब अभी बोलना नहीं चाहता, शिवसेना एक ही था क्योंकि वो बाला साहब का शिवसेना था, लेकिन अभी शिंदे गढ़ वहां गए, 40 आमदार लेके गए, यही दो बात हो गए, एक शिंदे गुट हुआ और ठाकरे गढ़ हुआ, इसलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम दिया गया। लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, और इसका जो अभी आने वाले समय में लोग जो है दिखाने वाले हैं, और उसका उत्तर लोगों को देने वाली है। आने वाले समय आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। और एक छोटी सी बात, अभी मनीष जी ने बीच में बात किया कि ये जो लाडली बहन का जो मुद्दा आया था, लाडली बहन का, लेकिन लाडली बहन का आपको लगता है क्या? आप तो मेरे से वरिष्ठ हो, पत्रकार हो, बहुत जानकारी है, मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन लाडली बहन जो लाया, ये जो बोलते हैं ना, एक लॉलीपॉप दिया लोगों को, ये आगे तक चलेगा? खुद बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है नितिन जी गडकरी, उन्होंने बोला कि लाडली बहन जो कितने आगे 1-2 महीने के बाद चलेगी नहीं, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो कहाँ देंगे? हर महीने 1500 देना, ये मेरे को लगता है ये सब आने वाले चुनाव के लिए जो जुमलाबाजी है, लॉलीपॉप दिया, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक बात है, प्रधानमंत्री कहते ही हैं रेवड़ी बांटना। आखिर में सर प्रकाश जी, आपकी राय क्या है कि क्या वाकई में ये रेवड़ी बांटी जा रही है, या ये गेम चेंजर साबित होगा, ये पैसे देना, कैश देना, क्या लग रहा है? सर मैं तो बोलना चाहूंगा कि इस महाराष्ट्र की धरती पे बाला साहब ठाकरे को नमन है हाथ जोड़ के, और एक आदरणीय जितने भी हमारे बड़े लोग जिन्होंने देश के लिए जान दी, उन लोगों को लोग भूल गए। नई नई पार्टियां आई, नए नए संविधान, जो वादे हुए, घोषणा पत्र होते हैं, घोषणा पत्र का धोखा देते हैं लोग। कोई भी उम्मीदवार जब घोषणा पत्र स्टेज पे रैली पे बोलता है, उसका मैनिफेस्टो रेडी होता है। क्या कभी इस महाराष्ट्र में या देश की धरती पे किसी ने सवालात उठाया? क्या आपने घोषणा पत्र में जो जो चीजें बोली थी वो पूरे किए, या आपने हंसे मुस्कुरा के पैसे खिलाकर उस चीज को मैच फिक्सिंग की तरह सेट करके लोगों को धोखा दिया? ये अच्छी बात है।
एक 40 सिर्फ 40 एमएलए लेके लोग भाग जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। पूरा देश देखता है कि गुवाहाटी सूरत किस तरीके से भागते हैं लोग, और ये अच्छी बात है धोखा देना। चलिए वो भी छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। कोई भी चीजें संविधान में लिखी है कि शपथ के बाद लोगों को आप धोखा देंगे, गलत करेंगे, कब्जे करेंगे, इलीगल चीजें चलेंगी। क्या वो चीजें जो लोग बटन दबाते हैं मशीन पर उसका फायदा ना उठाते हुए, उसकी दुर्दशा करते हुए महाराष्ट्र की इस धरती पे जो देश का हर एक नागरिक, हर एक हिंदू, मुसलमान, कैथलिक, गुजराती, महाराष्ट्रन सभी लोग कमा खा रहे हैं, उनका नसीब उनको लेके आता है सर। लेकिन क्या हो रहा है, लोगों के समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ये कलयुग आ गया है, जहां मटर 500 रुपए किलो, और कौन से रेट बढ़ते हैं, कौन से रेट घटते हैं, कौन से दलाल इसको खाते हैं, कौन बढ़ावा देता है, इस पे कभी भी मुद्दे पे बात नहीं हुई। मैं पॉइंट पे आऊंगा सर। कोई भी सीएम जिसका फर्ज होता है अपने स्टेट को राजा बनाना, ना ही कि महंगाई की दर पे ले जाना, दूध और टैक्स पे और पेंसिल पे, रबड़ पर, पढ़ाई पे भी टैक्स लगाना, ये अच्छी बात नहीं है सर। देश के प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, या हमारे एमपी एमएलए, इनको ये सोचना पड़ेगा कि पहले पॉइंट क्या है जिसके लिए हम चुन के लेके आए। हम चुन के लेके आए लोगों के लिए, और हम करते क्या है, दूसरे गलत काम, लोगों को फंसाना, अपने पार्टी को प्रोटोकॉल देना, हजारों करोड़ के फंड का गलत इस्तेमाल करना, कब्जे करना, गार्डन पे बिल्डिंग बनाना, इनलीगल स्कूल बनाना, क्लब बनाना, ये सब बंद करिए सर। शहर को, स्टेट को एक अच्छे सीएम की जरूरत है सर, नए चेहरे की जरूरत है। मेरा तो मानना यही है सर कि देश में जितने भी चेहरे आए उन्होंने अपना अपना। प्रकाश जी, महाराष्ट्र में कौन चेहरा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? कौन सा चेहरा इनमें से कम भ्रष्ट है? सर मुझे कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ जोड़ के फिर बोलना चाहूंगा। मैं तो बिजी हूँ, मैं तो बन नहीं पाऊंगा, बनेगा वहीं का सर, कोई, तो इसलिए उनमें से जो लोग लड़ रहे हैं उसमें से तो कोई तो होगा ही ना सर। मैं खुद स्वयं 2024 का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। दो पार्टी ने मुझे उम्मीदवार। किसने? ये बात मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एक पार्टी है संयुक्त विकास पार्टी, और दूसरी पार्टी है जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश, जिसने इंदिरा गांधी के टाइम पे आंदोलन किया था महंगाई के ऊपर सर। मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुका हूं सर। बहुत कुछ चीजें मैंने की हैं छुप के, जो मैंने बैनर पे नहीं की, कभी होर्डिंग नहीं लगाए, सोशल मीडिया मेरे घर की, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर मुझे मौका मिलता है इस महाराष्ट्र की धरती पे, तो शायद जो हिंदी पिक्चरों में आप देखते हैं उतने बेहतर 24 घंटे में मूवमेंट कर दूंगा सर, 24 घंटे में बदलाव कर दूंगा। और वादा करने की नहीं, आए हैं आप पहली बार डिबेट में सही आदमी आए हैं। अनिल कपूर की पिक्चर आई थी ना 24 घंटे वाला सीएम, नाम क्या था उस पिक्चर का, नाम भूल रहा हूं मैं इसमें। उसमें 24 घंटे का मौका मिलता है और 24 घंटे में यूं कर लेता है वो महाराष्ट्र को। सर दिल में उमंग होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए लोगों के लिए। आपके अंदर क्या भरा है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों के अंदर पानी भरा है, खून में गर्मी नहीं है। बॉर्डर पे बैठे हुए लोग जल सेना, थल सेना, नौसेना पे सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, और हम लोग टिकट और मैनिफेस्टो की बात करते हैं जो पूरी भी नहीं होती। अगर वो रातों रात छोड़ देना जल सेना, थल सेना, नौसेना, तो दम निकल जाएगी देश की। लोग घर घर में घुस के गोलियां मारेंगे और रेप होंगे। प्रकाश भाई, अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए, फिर जल सेना भी देंगे। लेकिन ये है कि बढ़िया बात ये है कि आप जैसा बहादुर आदमी होना चाहिए जो बढ़िया बढ़िया भाषण दे। लेकिन आपको मिलना चाहिए ना उद्धव ठाकरे से, कहना चाहिए कि यार तुम रहने दो इस बार, मैं बढ़िया हूँ सीएम, मुझे बनना चाहिए। सर मातोश्री में बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, मेरे पिताजी के बहुत क्लोज थे। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं आज अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, और हमारे मनीष भाई मिले हैं हमसे। आपको भी मैं नमन करता हूँ, संजय जी, प्रशांत जी। एक भाई की तरह एक परिवार के पेट में से जन्म ना लेते हुए लोगों को दुख दर्द समझना चाहिए, देश की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और किसी ने भी किसी को वोट नहीं दिया है, सीट नहीं दी है, उसके घर पे भी जाके काम करना चाहिए सर। मैं आया हूँ चुन के, बताइए मुझे क्या करना है। मैं आया हूँ चुन के, बताइए, गुलाम की तरह आया हूँ, लेकिन कोई नहीं करता, नोबडी। पूरे देश का इतिहास उठा के दे लीजिए, डिबेट करवाइए। अगर एक मर्द है जिसने घर जाके इलेक्शन के बाद बोला हो कि मैं चुन के लेके आया हूँ, बताइए, काम करिए। नायक पिक्चर थी, अनिल कपूर थे उसमें नायक पिक्चर में। मुझे ये बताइए कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं? मैं 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, और उनका नाम बोलने की जरूरत नहीं है, इतिहास में है। मोदी साहब भी नमन करते हैं, बड़ी बात नहीं कहता हूं। उस पार्टी का मैं मुंबई अध्यक्ष भी 2018 में रह चुका हूं, और मैंने नीतियों से बगैर सत्ता के काम किया है। मेरी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी है सर, साफ सुथरी छवि है मेरी। मैंने 1 रुपए का कभी फ्रॉड, गलतियां नहीं किया है। हाँ, तकलीफ होगी, मैं मुंह पे बोल दूंगा, मुझे तकलीफ है, मुझे जरूरत है। चुनाव लड़े थे उस पार्टी से? सर लड़ा था, लेकिन दुश्मन पार्टियों ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि ये काम करेगा, इसको ध्वस्त करो, सबसे पहले हटाओ, इसको सबसे पहले हटाओ। मेरी लिस्ट सबसे ऊपर थी सर। पर्चा खारिज हो गया था आपका? तो यार वो नेट चला गया उनका। प्रशांत जी, क्या बढ़िया जोरदार बातें कर रहे थे प्रकाश जी, बताइए। आप लोग ऐसे उद्धव जी चौरसिया साहब एक ही थे, वो नेता है,
और मेरा ख्याल है कि वो मैं जिस एरिया में रहता हूँ 145 मीरा भाईंदर एरिया, वहाँ के वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। लेकिन उनके जो मन में जो ख्याल आ रहा है और जो अंदर जो लावा लावा बोलते हैं ना, एक अभी दिवाली आ रही है, जो फटाका बोलते हैं ना अंदर से स्पोर्ट वाली, वो इसलिए है कि मैं वो कहना चाहता हूँ कि 145 की अपनी जो गीता जैन मैडम यहाँ जो निर्दलीय चुनाव में जीत के आई थी, उन्होंने जो भी वादे विदे किए थे वो सब फेल हो चुके हैं। और वही 45 से अभी 84 साहब बोल रहे कि मैं खड़ा रहने वाला हूँ। सही बात है, अगर गीता जैन को आप अगर हरा सकते हो तो हम भी अगर ट्राई करेंगे वहां तक कि अच्छी छवि वाला अच्छा चेहरा वाले को इनको चांस दे। और ये बोल रहे कि उनके जैसा अगर 24 घंटे में सब, वो नायक पिक्चर शायद उन्होंने देखा है, और वो 24 घंटे में सब पूरा महाराष्ट्र बदलने वाले की उनके मन में इच्छा है। ऐसा होना भी चाहिए सर, कोई तो होना चाहिए, कोई तो है महाराष्ट्र में जो ऐसे 24 घंटे में सर आ गए। सर सत्यप्रकाश जी नमस्कार जी। मैं आपके साथ में हूँ सर, क्योंकि 145 से आप चुनाव लड़ रहे हो और गीता जैन ने इस 5 साल में मीरा भाईंदर में कुछ नहीं किया, खाली वादे किए। और ये इसका फायदा आप उठाइए और हम आपके साथ है, आपको बेस्ट ऑफ लक करते हैं, क्योंकि आधा जी सर। पार्ट मेरा आपके साथ भी आ रहा है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा सर। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए ना सर। एक माँ से पेट से जन्म हर किसी मर्द ने लिया इस देश के अंदर, पहले माँ आती है, पहले माँ आती है सर। मैंने मैडम को बहुत सपोर्ट किया 19 में। मैं जब रिजेक्ट हुआ सारे मैंने रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए गए थे। गीता जैन जी मेरे साथ भी थी। शायद एक लेडीज को एक अच्छा काम करना चाहिए शहर के विकास के लिए, जो वादे किए, जो ऑलरेडी तरक्की पे मार्ग पे है, उनको लोगों को देखना चाहिए घर घर में क्या तकलीफ है, किससे हमने क्या वादे किए थे, हमने घोषणा पत्र में क्या बोला था। हमें जमीन से किसी को उखाड़ना या परेशान रुलाने की आपत्ति नहीं आनी चाहिए थी सर। वो और रही जीत बात गई रोड थी ना, की, वो तो जीत गई थी सत्यप्रकाश जी शायद ना। हाँ अच्छे से जीती थी मैम। अपना सॉरी सर, जितने भी भारी भरकम वोट से जीती थी, इंडिपेंडेंट सर हमने खड़ी हुई सपोर्ट थी किया मैडम। था, हमने सपोर्ट किया था सर पूरा शिवसेना का सपोर्ट था सर। सर मैं सब जानता हूँ, मैं शहर का नागरिक और प्रतिनिधि उस टाइम भी था। 2019 की लिस्ट चेक कर लीजिए, 9 नंबर पर मेरा नाम। अच्छा कोई मतलब की बात करते हैं, मतलब ये तो ठीक है, इमोशनल जी बातें अच्छी है चाहिए। जी सत्यप्रकाश जी कितना पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने में? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, आप बड़े ईमानदार टाइप के आदमी लग रहे हैं मुझे, मतलब जो बिल्कुल निर्भीकता से बात कर रहे हैं। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने में? देखिए, एक नगर सेवक को आज बनने के लिए 2 से 5 करोड़ लोग बोलते हैं। ये मैं नहीं बोलता, ऑन रिकॉर्ड शहर जानता है, हर हाँ, बड़े लोग डिपार्टमेंट। 5 करोड़। एक विधायक और को बनने में कम से कम 15 से 20, 25 करोड़, 50 करोड़ का ये लोग टारगेट लेते हैं। पूरे देश की बात करता हूँ मैं, पूरे देश नहीं, की। मैं केवल महाराष्ट्र मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं भी महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र लोग की, चर्चा करते हैं। अच्छा, और मुंबई में, वो ये भी मुंबई में फोकस करते हैं। मुंबई का बता मुंबई देता हूँ में सर, कितनी सीटें, ये एक आपकी मेट्रो सिटी है। विधानसभा जो है, हाँ आपकी देखिए, विधानसभा जो है, आपकी एक विधानसभा विधानसभा में पे बाकी कितने हैं, वो कितना पैसा खर्च अगर करेंगे? किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है दिल से, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा काम किया है, निस्वार्थ किया है, तो शायद सर उसे मेरे हिसाब से 1 लाख 2 लाख भी बहुत होते हैं, अगर अच्छा काम किया है। एक स्पीकर दे दीजिए, एक माइक दे दीजिए सर, होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पैसा होर्डिंग पे खर्च होता है ना। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? सर मैं अपने बारे में बता दूं, आपको अच्छे से नॉलेज दे देता हूं, और आप भी इंक्वायरी कर लीजिए 145 में, और आप आइए, आपका स्वागत है। सभी भाइयों को मैं घुमा के बताना चाहूंगा, मैं पहला व्यक्ति हूं इस चुनाव में, मैंने एक होर्डिंग नहीं लगाया। सिर्फ मैंने व्हाट्सएप पे कुछ स्टिकर बनाए थे 145 विधानसभा के, जो बेजवान जानवर को गाड़ियां कुचल के चली जाती हैं, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं, मैं उनकी बात करूंगा। होर्डिंग और बैनर पे क्या रखा है सर? काम करते हैं मिलके, और फंड बहुत आता है सरकार का, मैंने सुना है कितने हजार करोड़ का विधानसभा से एक एमएलए लड़के लेके आ जाता है। लेकिन वो पैसे की गिनती आरटीआई की तहत, अगर आप इंक्वायरी करेंगे एक एक शख्स, वो एक एक शख्स जिसने एमएलए को चुन के लेके आया, वो एक एक शख्स अगर वो चुन के लेके आया, वो उसकी इंक्वायरी करे, तो उस एमएलए की दम निकल जाएगी कि पैसा कहाँ गया। और कोई भी जवाब नहीं मांगता है जीतने के बाद कि वो पैसा कहाँ गया, वो सरकार का टैक्स का पैसा था, पब्लिक का पैसा था। उसने किसी ने जवाब नहीं मांगा, किसी एमएलए ने, किसी पब्लिक सर्वेंट ने जवाब नहीं मांगा उस चीज का। वोट तो दिया, आसानी से दिया, हवा का रुख जहां मुड़ा वहां चले गए, जहां रखा रुख मुड़ा चले गए। ये बीजेपी है, ये शिवसेना है, ये मनसे है, तमाम चीजों पर चले गए, लेकिन काम की बात किसी ने नहीं की आज तक, मुद्दे की बात किसी ने की। अब मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूं सर, मैंने एक बैनर नहीं लगाया, आप इंक्वायरी कर लीजिए शहर में, मीरा भाईंदर में। मैं रातों रात छावनी में तब्दील करने वाला आदमी हूं, मैं खुद प्रेस से हूं, इंडिया एंड बॉन्ड का चीफ एडिटर हूं, मेरा न्यूज़पेपर मैगजीन भी निकलता है, और तमाम चैनल मेरे साथ आज तक एनडीटीवी जुड़े हैं। मैं पर्दे पे नहीं हूं सर, मैं पर्दे पे नहीं हूं, बहुत चुपके काम करता हूं। अगर मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया होगा तो मेरी जीत पूर्ण बहुमत से होगी।
और मेरे साथ आप भी हैं, प्रशांत जी भी है, मनीष जी भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सत्यप्रकाश जी। मनीष जी आपकी विधानसभा पे निगाह बनाए रखेंगे। मनीष जी बताइएगा हमें कि इस वाली विधानसभा में क्या नतीजे रहते हैं। प्रशांत भाई ने कह दिया सपोर्ट करेंगे वो सत्यप्रकाश जी की भावनाओं को, और ऐसे बिना पैसे खर्च किए लोग कैसे कितना चुनाव में लड़ते हैं। जब नतीजा आएगा तो हम बताएंगे कि सत्यप्रकाश जी भाई को कितने वोट मिले। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश भाई, मनीष जी, प्रशांत जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू, आभार आपका। आप सुन रहे थे अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा। एनडीए में जो सिर फुटबॉल हो रही है उस पे रणनीति पे बातचीत। क्या होगा महाराष्ट्र में ये पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन हम आपको एक एक विधानसभा की खबर बताते रहेंगे। हमारे स्थानीय संपादक मनीष जी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।